हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो डेली शाम को 4 बजे अपनी क्लास चलती है, एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों फोर्स की बात, बल क्या होता है और आपके जो गति के नियम है। तो ये वाला पूरा चैप्टर आज अपनी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सभी आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। कैसे हो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता है साइंस एमसीक्यूज की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बाहर आ रही है आपके लिए। कैसे दोस्तों? डेली 2 बजे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूं। आप लोगों को पता है एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, प्रिपरेशन आप लोग की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं आप लोग के एक चैप्टर करवाता जा रहा हूं, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर में, वो मैं अगले दिन 2 बजे करवा रहा हूं। जैसे आज के जो चैप्टर होगा उसका एमसीक्यू मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा, उसकी मैंने लिंक भी चैट में डाल दी है। ठीक है, और दोपहर 1 बजे मैं आप लोगों को क्या करवाता हूं, साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये सीरीज तो बहुत पहले से चल रही है, ये अभी एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, मतलब एमसीक्यूज की अब आपको दिक्कत ही नहीं है और आपको यहां पर आपकी रैंक भी मिलती है। तो हजारों बच्चों में अपनी रैंक देखो, फ्री आप लोगों की क्लास होती है, यहां पर आपको आपकी रैंक भी मिलती है। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गोल सेलेक्ट करना है, वहां पर एसएससी एग्जाम्स इसके स्पेशल क्लासेज में आइए, मेरा नाम सर्च करिए नीरज जांगेड़, मुझे फॉलो कर लो। यहां पर स्पेशल क्लास में आपको क्लास मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे पहले अनलॉक कोड पूछा जाता है कि भैया क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड तो बताओ, कोड है क्या? तो बिल्कुल कोड है नीरज 11 कोड लगा के आप लोग अनलॉक कर लीजिए। दोस्तों, जिसको बिल्कुल डिटेल में पूरी थ्योरी वगैरह सब पढ़ना है, एक मेरा साइंस का फाउंडेशन बैच भी, इससे आप लोग जुड़ सकते हो। एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन लीजिए, यहां पर प्राइस है, कोड लगाइए नीरज 11, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग के भी 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप लोग ये ऑफर जल्दी से ले सकते हैं। और एसएससी और बैंक का जो कॉम्बो है, पहले 10,200 की प्राइस थी, अभी प्राइस इसकी मात्र 7,999। तो कोड लगाइए नीरज 11, तो आप लोग इसको कॉम्बो को ले सकते हैं, जल्दी इसका प्राइस भी हाइक होने वाला है। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं क्लास। सर मेरा रैंक शो नहीं करता, क्या करूं? दोस्तों, आप लोग अपनी ऐप अपडेट कर लीजिए। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही ना कि सर मेरी रैंक नहीं दिख रही है, वो अपनी ऐप अपडेट कर लीजिए, आपके पास में पुराना वाला वर्जन होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी जो साइंस की हैवी ड्राइविंग वाली श्रृंखला चल रही थी, इस श्रृंखला में एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल और गति के नियम। तो स्टार्ट करें। सभी आप लोग रेडी है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर रेडी है। तो कल हमने डिस्कस किया था मोशन क्या होता है, गति क्या होता है। आज दोस्तों इससे कुछ रिलेटेड नियम है। अब आप लोग बोलोगे सर नियम क्या होता है? देखिए, नियम क्या होता है, वो चीजें जो आप लोगों की ऑब्जर्व करी जाती है, जो चीजें हमेशा फॉलो होती है। जैसे दोस्तों इस जीवन का नियम है ना, इस जीवन का नियम है कि जो इस संसार में आया है वो जाएगा। अब क्या कभी ये बात गलत साबित हो सकती है क्या कि नहीं सर हमारे पास में चिंटू रहता है, वो आज उसका 200 साल का हो गया, वो अभी भी इस पृथ्वी पे ना, तो चाहे आप हो मैं हूं, जो इस संसार में आए हैं वो जाएंगे ही, ये इस संसार का नियम है। वैसे दोस्तों जब भी गति होती है तो कुछ चीजें हमेशा होती ही होती है। तो बात करेंगे कौन कौन सी चीजें हमेशा होती है, उन्हीं को हम लोग नियम बोल रहे हैं। तो आइए ये बात हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली तो बात आती है, सर ये जो नियम थे वो दिए किसने? दोस्तों वो दिए न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने। इनका पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन। तो इन्होंने जो नियम दिए उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 3 संख्या थी। और इन्होंने जो नियम दिए थे वो उनकी कौन सी बुक में थे? तो इनकी बुक का नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कई बार बुक भी पूछ लेता है, तो बुक का नाम ध्यान रखेंगे, अपनी थीसिस फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित करी थी। तो इन्हीं में इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? न्यूटन के तीनों, मतलब मोशन के, गति के तीनों नियम के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें न्यूटन ने गति के 3 नियम के बारे में बताया था कि कौन कौन से नियम होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले नियम के बारे में। आप लोगों से पूछा जाता है कि इस पहले नियम का कोई दूसरा नाम भी है क्या? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का कोई दूसरा नाम भी है क्या? बिल्कुल, इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। सर इसको जड़त्व का नियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा नियम है वो इनर्शिया से रिलेटेड है, जड़त्व से रिलेटेड है। तो क्यों ना सबसे पहले मैं आप लोगों को इनर्शिया यानी जड़त्व के बारे में बता दूं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों जड़त्व क्या होता है, पहले जड़त्व समझ लो। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया यानी जड़त्व क्या होता है?
जड़त्व बिल्कुल देशी भाषा में मैं आपको बताऊं, जड़त्व का मतलब होता है दोस्तों ढीठपन। बिल्कुल कोई आदमी बिल्कुल ढीठ है, वो कुछ मानता ही नहीं है, उसको कितना भी बोल दो, है ना, बोलते ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तो वही बात है दोस्तों, कोई कोई आप लोगों के ऐसे होता है ना जो बिल्कुल कोई कहना नहीं मानते। सिमिलरली यहां पर आप लोगों की जो बॉडी होती है, वस्तु होती है, इनमें भी क्या होता है, इनर्शिया होता है, जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब क्या होता है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर दोस्तों ये पेन अगर विराम में है, अगर रेस्ट में है, तो ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। अगर आप लोग इस पे फोर्स नहीं लगाओगे तो क्या अपने आप यहां से होके वहां पर चला जाएगा क्या? ये इतना डीट है, अपनी जगह पे रहेगा जब तक आप लोग उसको हिलाओगे नहीं, जब तक उसको आप मारोगे नहीं। तो कोई भी वस्तु जो होती है वो बिना किसी फोर्स के अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, अपनी स्थिति को चेंज नहीं करती है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी इसकी गुणधर्म को, इसी इसकी विशेषता को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। या दोस्तों अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है, अगर कोई भी आप लोगों की ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है, तो दोस्तों जिंदगी भर वो गति ही करना चाहता है, लेकिन आप उसको फोर्स लगा के क्या कर लेते हो, रोक लेते हो। अगर उस पर फोर्स नहीं लगे ना, वो माने ही नहीं, इतना ढीठा वो चलता ही जाएगा, वो मोशन करता ही जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने आप वो रेस्ट से मोशन में नहीं आ रहा है, मोशन से रेस्ट में नहीं आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है। चलिए तो पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखो देखो पहला बारे में क्या बोला गया है, आप लोगों को जो इतनी बात यहां पर लिखी गई है वो आप लोग पढ़ लेना, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। इसको एक एग्जांपल से समझते। इधर देखो, इधर देखो, यहां पर देखो दोस्तों, ये जो बॉल थी, इस फुटबॉल पे नजर डालो, यही आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इस बॉल पे नजर डालो, इस बॉल पे जब किक नहीं किया गया था तो क्या ये मोशन में था क्या? नहीं दोस्तों, ये सर रेस्ट में थी, आराम से रखी हुई थी सर, वहां पर रेस्ट में थी, गति थोड़ी कर रही थी, बिल्कुल रेस्ट में थी, विराम में थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बॉल है ना, बॉल है, ये जिंदगी भर रेस्ट में रहती है, जिंदगी भर विराम में रहती है, इतनी ढीठ है, जिंदगी भर विराम में रहती है। आपने फोर्स लगाया है इसलिए इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अगर आप फोर्स नहीं लगाते सर, ये बॉल वहीं पर रहती। तो बोला क्या जाता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि किसी वस्तु पे, यदि किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु विराम में है तो दोस्तों वो विराम में ही रहेगी, और कोई वस्तु अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो दोस्तों जिंदगी भर मोशन करेगा। कब तक? जब तक आप लोग उस पर फोर्स लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश ना करो। जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया है, कुछ बल लगाया है, जिसकी वजह से हम लोग इसको रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं। अगर हम लोग नहीं लगाते तो दोस्तों जिंदगी भर वो कहां पर रहता, रेस्ट में रहता। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम में है, तो वो जिंदगी भर रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर मुझे बताओ, ये हमारे घर की फर्श है। मैंने बोला ठीक है। आपने बोला कि सर मैंने यहां पर क्या करा, एक बॉल थी, इसको थोड़ी सी लुढ़का दी, तो ये आपकी बॉल थोड़ी सी गति कर रही है, गति कर रही है, गति कर रही है, थोड़ी देर में जाके रुक जाती है सर ये। तो आपने बोला था कि अगर कोई वस्तु मोशन कर रहा है, गति कर रही है, तो दोस्तों जिंदगी भर गति करेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाए। सर मैंने तो कोई बल लगाए नहीं, अपने आप ही रुक गई, इस पे कोई बल ही नहीं लग रहा, अपने आप रुक गई। तो ऐसा नहीं है बल नहीं लग रहा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहां पर एयर है, हवा है, तो हवा का कुछ प्रतिरोध होगा जिसको आगे जाने से रोकेगा। साथ में दोस्तों इस बॉल के बीच में और इस सतह के बीच में कुछ घर्षण बल होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा जो इसको रोकेगा। तो हां फोर्स लग रहा है इसलिए जाके रुका है ये। अगर ये कोई भी चीजें नहीं होती है तो दोस्तों जिंदगी में लुढ़कती रहती है। बात क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बोलता है कि दोस्तों अ बॉडी विल नॉट स्टार्ट मूविंग अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई बॉडी कब तक नहीं लेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा हो। कोई भी बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी। इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? पहला पॉइंट समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनर्शिया से रिलेटेड है ना, ढीठपन से रिलेटेड है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं।
दोस्तों इनर्शिया का मतलब सिंपल सी बात समझो, ढीठपन। ढीठपन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति दोस्तों पढ़ाई में ढीठ होता है, मन का बहुत अच्छा है वो, बस उसको पढ़ाई के लिए कुछ मत बोलो, आप कितना भी बोल ले, उसके पिताजी कितना भी बोल लेते हैं, माता जी इतना बोल रही है कि भाई पढ़ ले, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, आप बोलोगे कि मार्केट से दूध लिया, भाई तुम मार्केट से दूध ले आएगा सर, सारे काम कर लेगा, बट वो पढ़ाई वाला ढीठपन इसमें है। तो सिमिलरली दोस्तों जो इनर्शिया होता है, जो जड़त्व होता है, वो कई प्रकार का होता है। समझ रहे हो बात को? तो इसी में से सबसे पहला प्रकार है इनर्शिया का, क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सर विराम का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व का मतलब क्या है? जड़त्व का मतलब है ढीठपन, तो समझो विराम का ढीठपन मतलब दोस्तों ये विराम में रहना चाहेगा, ये रेस्ट में रहना चाहेगा। अगर आप लोग दोस्तों जब फोर्स लगाओगे ना तब जाके वो रेस्ट से मोशन में आएगा, वरना रेस्ट में रहना चाहेगा। और बताऊं क्या, अगर आप थोड़ा सा कोशिश भी करोगे ना इसको मोशन में लाने की, तब भी इसका अपोज भी करेगा ये। चलो आ तो जाएगा लेकिन नाटक करेगा आने में, इसका अपोज भी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व। समझ में आई दोस्तों बात को? जल्दी से बताओ तो विराम का जड़त्व क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? सबसे पहली बात, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी। ये कोई अच्छी बात थोड़ी, ढीठपन अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर बुरी बात है, इसलिए मैंने इसको लिखा है इनएबिलिटी यानी अयोग्यता। अयोग्यता, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब दोस्तों खुद से ये गति में नहीं आ पा रहा, ये रेस्ट में, तो रेस्ट में रह रहा है यार, ढीठपन है इसमें, मैं तो विराम में रहूंगा। तो आइए इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इधर आओ, आपका लॉ ऑफ ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व कहां कहां पर लगता है, आइए मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को पता है दोस्तों, जब भी आप लोग पेड़ को हिलाते हैं तो क्या फल गिरते हैं? क्या आपने पेड़ को हिलाया, फल गिर गया, आपने खा लिया, घर आके सो गए, बट आपको पता नहीं है यहां पर कौन सा नियम कार्य कर रहा था। दोस्तों यहां पर कार्य कर रहा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व। सर कैसे काम कर रहा था बताओ, कैसे काम कर रहा था बताओ? चलो आ जाओ, मान लेते हैं दोस्तों इधर कोई फल था, कौन सा फल खाओगे जरा बताओ जल्दी? ये अपन फल मान लेते हैं आम, ये आम का फल था, ये मैंगो था, एक मैंगो। अच्छा आप जानते हो क्या ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है? कोई जानता है क्या सत्य फल असत्य फल क्या होता है? बायोलॉजी में पढ़ोगे आप, अगर जानते हो तो बताओ कि आम आपका सत्य फल है या असत्य फल है? कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा? ये जो आम है एक सत्य फल है या असत्य फल है? आम एक सत्य फल है। सर ये क्या होता है सत्य असत्य? मैंने तो सुना ही नहीं। अभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, जब बायोलॉजी पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी समझो, ये आम था एक, दोस्तों आराम से था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, रेस्ट में था, विराम में। आप उसके जाके कीड़ा कर रहे हो, अरे भाई हिल, उसको हिला रहे हो आप। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आप लोग की क्या है, ये कोई मान लो पेड़ की शाखा है, इससे आप लोग का आम अटैच है। ध्यान से सुनो, अगर दोस्तों मैं इसको ऐसे करूंगा, इस शाखा को मैं ऐसे ले जाने की कोशिश करूंगा, भाई हिला रहा हूं ना मैं ऐसे करके, तो अगर इस शाखा को मैं ऐसे ले जाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं सर आम भी इधर आएगा, अरे आम भी इसके साथ में इधर आएगा ना। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, हर कोई चाहता है कि अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो तो वो उसका विरोध करे, इस चीज को हम इनर्शिया बोलते हैं। तो ये रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाह रहा था सर, आप क्यों मोशन करवा रहे हो? तो ये इधर ही रहना चाहेगा, इधर ही, तो ये इधर रहना चाहेगा, आप इधर कर रहे हो, तो दोस्तों दोनों अलग हो जाएंगे क्या बताओ? अरे दोनों अलग हो जाएंगे क्या? समझ में आया नहीं समझ में आया? बात को फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, क्या बोल रहा था मैं। ये मान लो दोस्तों यहां पर लग रहा है आम, ठीक है सर, ये आम लग रहा है दोस्तों पेड़ की, मान लीजिए किसी ब्रांच के साथ में, ये पेड़ की शाखा है, ठीक है, इसके साथ में लग रहा है आम। आपने इसको हिलाया सर, हिलाया, तो ये आपने जैसे इसको ऐसे करा तो ये ब्रांच इधर आ गई और इस ब्रांच के साथ में आ गया आम। पहले क्या था, बेचारा आराम से रेस्ट में था, आप जाके उसको हिला रहे हो, आप जाके हिला रहे हो, तो सर ये परेशान हो गया आपसे, ये चाहता है मैं रेस्ट में था, मैं रेस्ट में रहूं, आप इसको कहां पे लेके चल रहे हो? चल भाई इधर आ, आप इसको लेके जा रहे हो इधर, ये बोलेगा नहीं मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं तो इधर। तो पेड़, ये आप लोग का जो फल होगा वो आएगा इधर, शाखा आएगी इधर, बिल्कुल अलग हो जाएंगे दोस्तों। तो पेड़ के हिलने पर फल क्यों गिरते हैं, इसके पीछे कारण है इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व। समझ में आया तो थम्स अप कर दो ना यार।
अरे समझ में आया क्या? समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? चले आगे। चलिए, ये क्या चक्कर है सर? रोलर कोस्टर की राइड स्टार्ट पर अचानक पीछे गिरना। आप लोग रोलर कोस्टर जानते हो क्या? देखो मैं तो बैठा नहीं हूं, लेकिन आपने मूवी वगैरह में देखा होगा या कहीं पर। दोस्तों एक पटरी होती है, इस पटरी के ऊपर गाड़ी होती है ना। इस गाड़ी पे बहुत सारे लोगों को बिठाते हैं और उसको घुमाते हैं, ना पता नहीं बहुत खतरनाक रास्ता होता है। तो क्या होता है, अभी पटरी के ऊपर गाड़ी थी, आप टिकट लेकर आए और गाड़ी के ऊपर बैठ गए, ठीक है। अभी क्या ये गाड़ी चल रही है? नहीं सर, अभी गाड़ी किसमें? रेस्ट में है। अभी गाड़ी किसमें? रेस्ट में है, यानी विराम में है। आप क्या चाहोगे, हम रेस्ट में रहे, विराम में ही रहे? अब दोस्तों ये एकदम से जब गाड़ी चलती है, होता क्या है, बात को समझो। आप चाहते हो नहीं मैं तो विराम में रहना चाहता हूं। अब आपकी बॉडी का नीचे वाला जो पार्ट होता है वो किसके कांटेक्ट में होता है? वो गाड़ी के कांटेक्ट में होता है, तो गाड़ी के साथ में आगे आ जाता है। बट आप चाहते हो नहीं मैं तो उधर ही रहूं, तो पैर चले गए आगे, आप रह गए उसी जगह। तो दोस्तों क्या पीछे की ओर गिरोगे क्या? तो कारण क्या है आप लोग पीछे की ओर गिर रहे हो? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी विराम का जड़त्व। सर और बताओ, एक एग्जांपल और बताओ, समझ में नहीं आया। अब आ जाओ, आपका वाला एग्जांपल आ गया। आप लोग कभी दोस्तों हॉर्स राइडिंग आपने करी होगी, नहीं करी होगी तो जीवन में एक बार मौका सभी को मिलेगा। तो उससे पहले एक बार सोच लेना, पता पड़े दोस्तों हॉर्स राइडिंग के बाद में आप गधे बन जाओ, ठीक है। तो मौका आपको पता है सभी को मिलेगा एक बार घोड़ी पे बैठने का। तो आप जब बैठते हो दोस्तों किसी भी हॉर्स पे, किसी भी घोड़े पे, है ना, या घोड़ी पे, तो होता क्या है दोस्तों, जैसा कहीं घूमने गए आप, ऊटी गए, ऊटी में मैं गया था, मुझे इसलिए ध्यान है। तो ये घोड़ा था, उसके ऊपर बिठा दिया। तो घोड़ा पहले आराम से बैठा था, रेस्ट में था, मतलब बैठा क्या था, आराम से रुका हुआ था, रेस्ट में था। मैं भी इसके ऊपर जाके बैठ गया। तो आप भी किस में थे? स्टार्टिंग में रेस्ट में थे दोस्तों, विराम में थे, ठीक है सर। अब घोड़े ने चलना किया एकदम से स्टार्ट। आप रेस्ट में थे, आप क्या चाहते थे? मैं रेस्ट में रहूं, विराम में रहूं। लेकिन आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट किसके कांटेक्ट में था? घोड़े के कांटेक्ट में था। तो वो तो तुरंत आगे चल जाएगा और आप रहोगे पीछे। समझ आ रही बात को? आप चाहोगे मैं ऐसे ही रहूं। ये मान लीजिए दोस्तों ये घोड़ा है, इस घोड़े के ऊपर आप बैठ गए, है ना। ये मान लो ये मान लो ये आप हो ना, ये मान लो ये आप हो, ये मान लो घोड़ा है। घोड़े के ऊपर आप बैठ गए, आप बोले मैं तो ऐसे ही रहूंगा। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट घोड़े के कांटेक्ट में, तो ये तो घोड़े के साथ में आगे चला जाएगा, आप पीछे की ओर गिरोगे नहीं गिरोगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलिए आगे, क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं सर इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व के बारे में भी थोड़ा सा समझाओ। गति के जड़त्व के बारे में भी कुछ समझाओ। गति का जड़त्व क्या होता है? तो पहले ढीठपन था किसका? रेस्ट का। आप रेस्ट में रहना चाह रहे थे, अब आपका ढीठपन है नहीं मैं तो मोशन में रहना चाहता हूं, गति में रहना चाहता हूं, ठीक है। आइए इसके एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। तो ये देखो यार क्या शानदार एग्जांपल है। ये बस के ऊपर थे कुछ बबूचक, भाई और कुछ जगह मिली नहीं तो इनको यही बोलेंगे ना यार ये कोई जगह है क्या बैठने की। तो ये बस के ऊपर बैठे थे, बस आराम से चल रही थी, ये भी चल रहे थे। मतलब दोस्तों ये किस में थे सर? ये थे मोशन में। ये किस में थे सर? ये थे मोशन में, यानी ये थे सर गति में, ठीक है। अब सर बस वाले ने लगाया एकदम से ब्रेक, ये बोले मैं मोशन में हूं, मैं तो मोशन ही करना चाहता हूं। तो इनकी बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट था वो तो कांटेक्ट में था बस में, वो तो रुक गया। लेकिन ये बोले नहीं मैं तो मोशन करूंगा। ले भाई कर मोशन। ये आगे देखो, ये मोशन करते हुए आगे आ गए, ये मोशन करते हुए आगे आ गए। तो रिमेंबर दोस्तों वन थिंग, रूफ राइड इज लाइफ रिस्किंग। अगर कहीं पर भी आप लोग छत पे बैठ के यात्रा कर रहे हो, चाहे वो बस हो ट्रेन हो, ऐसा कभी भी ना करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा आ गया कार्टून। इसमें क्या है, इसको क्या बोलूं मैं, चलो घोड़ा बोल लेता है। ये घोड़ा था, घोड़े के ऊपर बैठा था दोस्तों एक बच्चा, ये कोई भी मान लो राइडर बैठा था। घोड़ा आराम से चल रहा था, गति में था, ये भी गति में था। ये चाहता है मैं गति में रहूं, मैं मोशन में रहूं, ये चाहता है। अब घोड़ा एकदम से आके रुक गया, घोड़ा एकदम से आगे रुक गया। ये बोला नहीं मैं तो मोशन में हूं, मैं तो मोशन में रहना चाहता हूं। तो बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट था वो तो घोड़े के कांटेक्ट में था, वो तो तुरंत रुक गया। लेकिन ये चाह रहा है मोशन करो, तो लो भाई कर, ये मोशन करके इधर आ गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। बात क्लियर है सर? एक एग्जांपल और बताओ। आपको हमेशा क्यों बोला जाता है कि जब भी आप लोग ड्राइविंग करें सीट बेल्ट पहने?
बहुत बच्चों को बोला जाता है अरे पुलिस वालों ने अलग अलग नियम लगा रखे हैं, बेल्ट से क्या होता है कि बेल्ट लगाओगे बस उनको तो चालान के लिए चाहिए। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपने एकदम से ब्रेक लगाओगे, पहले आप मोशन में थे, आप चाहते ही मैं मोशन में रहूं, एकदम से ब्रेक लगाए आपने, एकदम से ब्रेक लगाए, आप तो चाहते हो नहीं मैं तो मोशन में रहूं, आप आएंगे बाहर की ओर। आप लोगों का दोस्तों जो सिर होगा आपका कांच में घुस जाएगा, तो जो बेल्ट होगी वो प्रोटेक्ट करेगी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा आप लोग ना निकले, इसलिए ध्यान रखेंगे ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। बात समझ में आई? चले आगे, चले दोस्तों आगे। अरे क्या दिमाग में घुसा या नहीं घुसा, पहले तो मुझे ये बताओ। अरे दिमाग में घुसा या नहीं घुसा, सारी चीजें समझ गई? चले आगे, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सर ये भी एक ढीठपन होता है क्या? ये भी एक जड़त्व होता है क्या? बिल्कुल, ये होता है दोस्तों दिशा का जड़त्व। दिशा का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं इस दिशा में जा रहा हूं, मैं इस दिशा में जा रहा हूं, इस दिशा में जा रहा हूं, कोई मेरे को बोलेगा भाई इधर दिशा में चल, तो मैं इसका भी विरोध करूंगा, नहीं मैं तो सीधा ही चलूंगा, सीधा ही चलूंगा। क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर इसको समझाओ, इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। तो देखो इसको मैं एग्जांपल बताता हूं, इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। ये एग्जांपल क्या है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, पहले एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो ये आपकी बस है, आप लोग जा रहे थे, बस से कहीं पर जा रहे थे, आप यहां पर दोस्तों बस में खिड़की के पास में बैठे हो, आप लोग यहां पर बैठे हो, इस जगह बैठे हो आप। जब बस मान लीजिए सीधा रास्ता है, जैसे ही बस आपकी इधर घूमती आगे जाके, क्या आप लोग बाहर की तरफ गिरते हो क्या? आप लोग बाहर की तरफ गिरते हो क्या? अरे अगर बस इस साइड घूम रही है तो हम अपोजिट साइड में गिरते हैं ना। अरे बस में कभी बैठे नहीं बैठे, कार में कहीं तो बैठे होंगे। तो होता क्या है दोस्तों, आपकी दिशा थी पहले, ये थी आपकी दिशा कि मुझे सीधा चलना है, सीधा चलना है। बस वाला बोला, बस वाले ने मोड़ लिया ऐसे, आप बोले नहीं मैं तो अपनी उसी दिशा में चलूंगा, तो आप मुड़ेंगे राइट में, तो आप बाहर की तरफ गिरते हो। समझ में आ रही है बात को? या आप लोग मान लीजिए दोस्तों कभी ये बिल्कुल आपकी सीधी सीधे कार जा रही है, आप लोग मान लीजिए पीछे बैठे थे, आप लोग पीछे बैठे थे, ड्राइवर कोई चला रहा था आपकी गाड़ी, तो आपकी दोस्तों दिशा कौन सी थी? ये दिशा थी, आप ऐसे जा रहे थे, आप ऐसे जा रहे थे, ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी मोड़ी इस दिशा में, इस दिशा में, आप बोल रहे हो नहीं मैं तो अपनी दिशा में रहूंगा, तो आप इस दिशा में आओगे, तो आप बाहर की तरफ गिरोगे ना। क्लियर है क्या? और यही कारण होता है दोस्तों कि जो आप लोगों के, ये आपने देखा होगा बाइक वालों को चलाते हुए ना टीवी में बहुत ज्यादा, तो ये जब भी टर्न लेते हैं ना, जब भी टर्न लेते हैं तो झुकते हैं एक जगह। क्यों क्यों क्यों? ध्यान से समझो, क्योंकि अगर ये झुकेंगे नहीं, मान लीजिए केवल और केवल दोस्तों बाइक टर्न कर रहा है, केवल और केवल क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये बाइक टर्न कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है अगर मैं बाइक टर्न करूंगा ऐसे तो मैं बाहर की ओर गिरूंगा, मैं बाहर की ओर गिरूंगा। तो पहले दोस्तों बाइक के साथ घूम लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि पता है बाइक घूमेगी तो आप बाहर की ओर गिरोगे, तो इसका अपोज क्यों कर रहे हो आप? तो बाइक के साथ थोड़ा सा आप लोग घूम लोगे तो आप लोग गिरोगे नहीं बाहर की तरफ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये क्या है सर? बारिश से बचने के लिए छाते का प्रयोग किया जाता है क्या? ये आपके कई बुक में दिया जाता है। ये एग्जांपल है किसका? ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। आप लोग बोलोगे सर ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कैसा एग्जांपल हुआ, बता सकते हो क्या आप? अरे दोस्तों जो छतरी होती है ना, अम्ब्रेला, उसको आप ऐसे ही तो रखते हो। अरे ऐसे ही तो रखते हो, कोई ऐसा तो नहीं ऐसे लेके चलता है। अरे कोई ऐसे तो लेके नहीं चलता, सब ऐसे लेके चलता है ना। जनरली बात कर रहा हूं मैं एक्सेप्शन की तो बात ही नहीं कर रहा। छाते को ऐसे थोड़ी ऐसे लेके चलते हो सर, ऐसे ऐसे। कोई वो पिस्तौल थोड़ी है कि एक एक को बोल रहे हो कि भाई मेरे सामने मत आना। भाई छाता है, ऑब्वियसली बात है हमेशा ऐसे रखोगे। कभी किसी को छाता ऐसे रखते हुए देखा कि बिल्कुल नीचे? चलो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रख सकते हो आप लोग, वो हवा के कारण अगर थोड़ी सी बारिश ऐसी आ रही है, आपके इंक्लाइंड आ रही है, तो चलो थोड़ा सा तिरछा विरछा कर सकते हो। ऐसे थोड़ी बिल्कुल ऐसे लेके चलोगे, ऐसे रखोगे हमेशा। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि आप लोगों को पता है जो वर्षा है ना बहुत अच्छी है, वो अपनी दिशा चेंज नहीं करती भैया, ऊपर से नीचे ही आती है। ऐसे नहीं है दोस्तों कभी ऐसे आए, ऐसा नहीं है कभी ऐसे आए। हाँ जब बहुत तेज हवा चल रही हो तब दोस्तों इनकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है, ध्यान रखेंगे। बट आप लोगों का ये अपनी दिशा को परिवर्तन नहीं करती, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनको पता है ये हमेशा ऐसे ही आती है, तो आप लोग अम्ब्रेला छत पे रखोगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? चले दोस्तों, फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो केवल फर्स्ट लॉ वो नहीं होता कि है ना, इसको जड़त्व का नियम बोलता है, कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहेगी, इसको फील करना पड़ता है। तो ये फील करवाने की कोशिश मैंने करी है। बात करते हैं दोस्तों सेकंड लॉ की तरफ, यानी गति के द्वितीय नियम की तरफ। बट इससे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है मोमेंटम यानी संवेग। सर ये संवेग क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। पहले तो समझते हैं मोमेंटम वर्ड आपने कभी सुना है क्या?
आप लोग जब कमेंट्री सुनते हो, क्रिकेट वगैरह देखते हो, तो आपने ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा। अभी कल से दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, तो वहां पर भी आप सुनोगे कि भाई अब इस टीम के पास में मोमेंटम आ गया ना, अब इनके पास में थोड़ा सा मोमेंटम इस टीम से वहां पर शिफ्ट हो गया। आपने सुना है कि आपने मोमेंटम इस टीम से वहां पर शिफ्ट हो गया। दोस्तों मोमेंटम क्या है? मतलब अगर किसी का मोमेंटम ज्यादा है, अगर किसी का मोमेंटम ज्यादा है, संवेग ज्यादा है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, संवेग का मतलब ज्यादा क्या होता है कि अगर किसी वस्तु का मोमेंटम ज्यादा होता है ना, तो उसको रोकना उतना ही मुश्किल है। उसको रोकना उसको रोकना उसको रोकना उसको रोकना मुश्किल है सर। अच्छा बताओ, आ जाओ। ये तो हम लोगों ने थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करी, हाँ भाई इसका मतलब ये होता है। अभी समझेंगे कैसा होता है। पहले हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं, मोमेंटम निकालेंगे कैसे, सूत्र क्या है। तो अगर कोई भी m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से गति कर रहा है, कोई भी मास दे रखा है, जैसे मान लो उसका कुछ मास होगा 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, अगर ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड किसी ना किसी वेग से गति कर रहा होगा, तो अगर m द्रव्यमान है v वेग है, तो आप लोगों से पूछे मोमेंटम क्या है, संवेग क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। दोस्तों संवेग जो होता है ना, मोमेंटम, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है p से। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर संवेग को p से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। हम लोग मोमेंटम को p से क्यों कर रहे हैं, m से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि m ऑलरेडी यूज हो चुका है किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, मास के लिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। तो आप लोगों से पूछे इसका संवेग कितना है, तो इसका संवेग क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुना वेग। ये आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर आप लोगों से इसका मात्रक पूछे, इसकी यूनिट क्या होगी, तो द्रव्यमान को किस में मापते हो, किलोग्राम में, वेग को किस में नापते हो, मीटर पर सेकंड में। तो आप लोगों से अगर मात्रक पूछे तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। और अगर आप लोगों से पूछे ये अदिश राशि है, सदिश राशि बताओ, तो संवेग को निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, द्रव्यमान भी चाहिए सर। चलो द्रव्यमान में तो दिशा की जरूरत नहीं है, वेग तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसको निकालने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है, तो इसकी भी पड़ेगी। तो आपकी जो संवेग होगा ये भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है दोस्तों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज बताओ, ये कोई एक बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, मान लो 1 किलोग्राम की है, वैसे तो कम होती है दोस्तों, ग्राम में होती है। मान लो 1 किलोग्राम की बॉल है, ये आ रही है दोस्तों 4 मीटर पर सेकंड से, है ना। मैं यहां पर कैच कर रहा हूं, तो ये आ रही है, इसको रोकना मेरे लिए कम मुश्किल होगा जब ये 1 किलोग्राम की होगी, या 2 किलोग्राम की, 3 किलोग्राम की, 4 किलोग्राम की। आपको पता है सर, जैसे जैसे इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा आपके लिए रोकना मुश्किल होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, संवेग ज्यादा होगा। पर आप ही ने बताया दोस्तों, जिसका संवेग ज्यादा होता है उसको रोकना मुश्किल होता है। ठीक है, मैंने बोला भी 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, अगर 50 मीटर पर सेकंड से आए तो सर बहुत तेज, इसको रोकना और मुश्किल होगा। क्यों क्यों? क्योंकि वेग बढ़ता ही दोस्तों इसका क्या बढ़ जाएगा, संवेग बढ़ जाएगा। मतलब ये दोनों चीजें हैं, अगर ये ज्यादा हुई तो उसको रोकना उतना ही मुश्किल है। तो इसको मिला के हमने एक नाम दे दिया संवेग। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो अब बात बोलोगे सर ये बीच में संवेग क्यों बताया आपने, हम तो न्यूटन के गति के नियम पढ़ रहे थे। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसके स्टेटमेंट में, उसके कथन में संवेग आता है। अब हमको पता ही नहीं संवेग क्या होता है। अब आप समझ गए संवेग क्या होता है, आप समझ गए संवेग क्या होता है। तो अब आप लोग समझ गए संवेग क्या होता है, तो आप लोग दोस्तों न्यूटन का द्वितीय नियम भी समझ सकते हो। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है मैं यहां पर लिख रहा हूं, आगे चल के आगे स्लाइड में भी लिखेंगे, पहले इधर समझो, आप इधर ही समझ लो, प्लीज ध्यान से समझो दोस्तों। ये कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु थी, कितना द्रव्यमान है, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा हो जो मान लो, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, मैंने मान लिया 2 किलोग्राम। ठीक है, अभी ये मोशन कर रहा था, गति कर रहा था, इसका जो वेग था मान लो कितना था, 4 मीटर पर सेकंड इसका वेग था। भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभ में ये किस वेग से गति कर रहा था, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा था सर। ठीक है दोस्तों, आप जा रहे हो, आपको कोई पीछे से धक्का देगा ऐसे, तो आप और तेज गिरोगे ना आगे की ओर, आपका वेग बढ़ेगा ना। अरे बताओ, तो अगर मैं इस वस्तु पे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं इस पे फोर्स लगा दिया, मैंने मान लो फोर्स लगा दिया F। सर ये फोर्स क्या होता है ये तो बता ही नहीं है, अभी बताएंगे, टेंशन मत लो।
तो जैसे आपने इसमें फोर्स लगा दिया, कुछ धक्का लगा दिया, तो उसका वेग बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा। मान लेते हैं मेरे दोस्तों 4 से बढ़ के कुछ 6 हो गया, ठीक है, तो इसके द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे थोड़ी पीछे से मेरे को किसी ने धक्का मार दिया तो मैं पहले 70 किलोग्राम का था, 85 किलोग्राम का हो गया। अगर ऐसा होता तो मैं बोलता दुनिया धक्के मारो मेरे, या दोस्तों जो ज्यादा मोटा होता वो बोलता कि मेरे पीछे से धक्का मारो, मेरा इससे द्रव्यमान कम हो जाएगा। द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एम था अभी भी एम रहेगा। पहले एम क्या माना? 2 किलोग्राम, तो अभी भी दोस्तों 2 किलोग्राम। लेकिन सर वेग बढ़ जाएगा। मानते हैं 4 से बढ़ के हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, तो अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। और हमने माना कि दोस्तों ये 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर, जैसे फोर्स लगाया मान लो 2 सेकंड में हो गया काम, तो t बराबर 2 सेकंड के अंदर क्या हुई दोस्तों? यहां से ये वाली घटना हो गई। यहां तक समझ में आया क्या? पहले बताओ जल्दी से, यहां तक समझ में आया नहीं आया? बताओ जल्दी से। अरे यहां तक समझ में आया नहीं आया? सर नहीं समझ में आया, एक जन से बोल रहा सर नहीं समझ में आया, तो मैं वापस थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा, इतने बड़े बड़े थम्सअप लगा रहे हो आप, क्योंकि मुझे पता है धीरे धीरे आराम आराम से कर रहा हूं, जो समझने वाला बच्चा होगा उसको समझ में आएगा। और अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, एक बार वीडियो को वापस देख लिया करो, सब समझ में आ जाएगा ना। आ जाओ, आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर फोर्स अभी जितना लग रहा है उससे और ज्यादा लगता तो ये वेग 6 होता, ये 6 से और ज्यादा होता सर? ऑब्वियसली बात है, आप धक्का ज्यादा लगा रहे हो सर, वेग ज्यादा होता, 6 से 12 होता। दोस्तों आपने फोर्स को और ज्यादा लगाया तो सर और ज्यादा होता, ठीक है। या फोर्स आप चिन्हों से लगाते सर, चिन्हों से वेलोसिटी बढ़ती, पहले 4 थी, मान लो 4.1 हो जाएगी, ठीक है। यानी कुल मिला के दोस्तों फोर्स लगाने से इसके वेग में परिवर्तन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। और आपको पता है अगर इस वेग में चेंज होगा, इस वेग में अगर चेंज होगा, क्या इसके संवेग में भी चेंज होगा क्या? बिल्कुल। तो 100 बातों की एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूं, फोर्स लगाने से किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है, बल लगाने से किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है, किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज होता है। और ये न्यूटन के सेकंड नियम ने क्या बताया कि किसी भी वस्तु पे लगाया गया फोर्स, किसी भी वस्तु पे लगाया गया फोर्स, ठीक है, लगाया गया फोर्स, ठीक है, आगे बोलो सर न्यूटन भैया। इन्होंने बोला किसी भी वस्तु में लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या है? संवेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में, इसके बराबर होता है। आप बोले सर समझ में नहीं आया, क्या मतलब है संवेग में परिवर्तन की दर का? संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब है संवेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ, इसको बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब है टाइम से डिवाइड कर दो। तो संवेग में परिवर्तन को क्या लिख सकता हूं मैं इंग्लिश में? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ कितने समय में हुआ, तो ये बात किसने बताई? ये न्यूटन के सेकंड लॉ ने ये बात बताई कि किसी भी वस्तु पे लगाया गया जो बल होता है वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये बात समझ में आई है नहीं आई? पहले ये बताओ, ये बात आपको समझ में आई है नहीं आई? बताओ, आ गई? आ गई क्या? सर मैंने तो F बराबर M में पढ़ा था लाइफ में, ये क्या बता रहे हो आप? आपको ये चाहिए ना, अभी लाता हूं, टेंशन मत करो। तो मुझे बताओ संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? पहले कितना था? पहले इसका द्रव्यमान था m, पहले इसका वेग कितना था? u था, तो पहले सर संवेग ये था। अब संवेग कितना हो गया? संवेग क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान कितना है? m, वेग कितना है सर? v। तो देख लो कितना चेंज हुआ, पहले ये था अब ये हो गया, चेंज हो गया सर mv माइनस mu। क्या यही चेंज हुआ है क्या? अरे यही चेंज हुआ है क्या? जी सर यही चेंज हुआ है। कितने समय में हुआ है सर? t समय में हुआ है। तो m को ले लो कॉमन, बच जाएगा v माइनस यू बट्टे टी। अरे देख के बताओ क्या है ये, अपनी गंदी नजरों से देख के बताओ ये क्या है, ये बताओ क्या है ये, जल्दी से बताओ क्या है ये।
मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अपनी प्यारी प्यारी आंखों से जब इसको देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। ये v माइनस यू क्या है सर? पहले वेग u था, बाद में वेग v हो गया। v माइनस यू सर ये वेग में परिवर्तन है, ठीक है। और t क्या है सर? कितने समय में हुआ है? तो वेग में परिवर्तन की दर को, मतलब वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ, इसी को तो हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो यहां से आ गया दोस्तों F बराबर ma। क्लियर है क्या? तो कोई पूछे F बराबर ma कहां से आया, आप लोग बोलोगे न्यूटन के सेकंड लॉ से आया। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? तो आप लोगों को ये जो सेकंड लॉ समझाने से पहले ये आपको संवेग की नॉलेज होनी चाहिए थी। संवेग के बारे में मैंने बताया, साथ में मैंने ये भी बता दिया कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है, और उस स्टेटमेंट से हमने निकाला कि हाँ भाई इनके अनुसार F बराबर ma होता है। ठीक है, चले आगे। चलो, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना, आपको ये देखना है। बस सिंपल सी बात ध्यान रखोगे, किसी वस्तु के अगर संवेग में परिवर्तन आ रहा है तो जरूर उस पर कोई फोर्स लग रहा है। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उसके संवेग में परिवर्तन उतने ही ज्यादा आएगा, ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है, तो F बराबर क्या होगा? ma होगा। F बराबर ma होगा। ये F क्या है? जो आप फोर्स लगा रहे हो। ये m क्या है? जिस वस्तु पे लगा रहे हो उसका द्रव्यमान क्या है, और a क्या है? उस वस्तु में त्वरण कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। अगर आप लोग दोस्तों, जैसे मान लो कोई 2 किलोग्राम की वस्तु है, इस पे आपने कोई फोर्स लगाया, छोटी सी वस्तु है इसमें ज्यादा त्वरण आ जाएगा। अगर कोई भारी वस्तु है इस पे आपने उतना ही फोर्स लगाया तो इसमें कम त्वरण आएगा। सर समझाओ, आ जाओ समझाता हूं, टेंशन मत लो, इधर आओ। कोई दोस्तों बहुत बड़ी वस्तु है, जैसे मान लो बड़ी वस्तु है, ये बोर्ड मान लो, बोर्ड बहुत बड़ा है ना, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा ना, फोर्स, इसमें बहुत चिन्नू सा एक्सेलरेशन आएगा, बहुत चिन्नू सा, क्योंकि यार बहुत द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। भाई F बराबर क्या होता है आप लोगों का? ma होता है ना। अरे F बराबर ma होता है ना, बताओ मुझे। क्लियर? तो एक्सेलरेशन को यानी त्वरण को क्या लिख सकता हूं? F बट्टे m। तो अगर किसी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा तो उसमें त्वरण क्या आएगा? कम आएगा ना फोर्स लगाने पर। तो अगर कोई दोस्तों ज्यादा द्रव्यमान की उस पर कोई फोर्स लगाओगे ना तो उसका त्वरण बहुत कम होगा, स्मॉल एक्सेलरेशन होगा, बहुत कम होगा। जबकि कोई छोटी सी वस्तु है, मान लो इतना सा आपके लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, इस पे फोर्स लगाओगे तो आराम से सर बहुत तेज गति से आएगा, ये तो त्वरण बहुत ज्यादा होगा। तो अगर कोई छोटा मास होगा, छोटा द्रव्यमान होगा, फोर्स लगाने पर उसमें त्वरण ज्यादा आएगा। क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। हाथी कहां जा रहा है? हाथी को जाने दो, पहले तुम बताओ, तुम्हें समझ में आया नहीं आया? बताइए, समझ में आ गई दोस्तों बात को? दिमाग में घुसनी चाहिए बात, रटना नहीं है हमको। देखो, अगर आप लोग रटोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। साइंस में अगर आप समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप चाह रहे हो नहीं सर मुझे तो ट्रिक बताओ, मैंने तो ट्रिक पढ़ी थी, वो ईट पग नाचे, उससे मैं समझ गया सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने करी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने करी। देखो सर ट्रिक अच्छी है ना, मैंने सर वो पढ़ लिया था एक बार यूट्यूब पे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हलीना की रब से फरियाद। सर मुझे पीरियोडिक टेबल भी याद हो गई। तो एक बार जो आप ऐसे ऐसे कर करके एक बार क्वेश्चन उठा लेना प्रीवियस ईयर के। चलो आ जाओ सर, इसके भी कोई बता दो कहां कहां पर यूज होता है ये। जैसे आपने फर्स्ट लॉ के बताया था, आ जाओ इसको यूज बताता। ये क्या होता है दोस्तों? जब भी आपने किसी भी एथलीट को देखा होगा, उसेन बोल्ट सर को देखा होगा आपने, है ना, तो जब भी रेस होती है, जैसे मान लीजिए रेस की ये फिनिशिंग लाइन है, वो थोड़ा आगे तक चलते हैं ना, अरे वो थोड़ा आगे तक चलते हैं ना, ऐसे थोड़ी ये फिनिशिंग लाइन तो यहीं पर रुक जाएंगे, थोड़ा आगे तक चलते हैं ना, थोड़ा आगे तक चलते हैं ना। इसका कारण क्या है अभी बताता हूं। इसका कारण है सेकंड लॉ। आपने देखा होगा खिलाड़ी को आपने देखा होगा जब बॉल आती है तो हाथ थोड़ा नीचे रखते हैं, या फिर स्लिप में आपने देखा होगा थोड़ा ऐसे करते हैं। अरे स्लिप में थोड़ा ऐसे करता है, कोई ऐसे तो नहीं करता स्लिप में? अरे कोई ऐसे तो कैच नहीं करता, बताओ। आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन होंगे, आपने चाहे पहले पिछले दशक में देखा होगा जब इंजमाम उल हक साहब, राहुल द्रविड़ साहब ये सब खेलते थे, तब भी भाई वही टेक्निक थी, वो पीछे लेते थे, और आज भी वही टेक्निक है, पीछे लेते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि भाई रवि शास्त्री सर कोच बन गए तो अब उन्होंने बोला नहीं अब तुम आगे लो, मतलब नई जनरेशन आगे तो कुछ नया करना पड़ेगा, नहीं, तो सभी पीछे ले रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? या कभी जब बॉल ऊपर आती है तो थोड़ा सा नीचे करते हैं हाथ, ऐसे नहीं करते, ऐसे
ठीक है, जितना नीचे हो पाए उतना लेता है। अब कारण क्या है सर, इसका कारण समझाओ। कारण दोस्तों कोई एक ये समझा देता हूं, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और इसको समझ में आ गया तो ये मतलब सारे एक जैसे तो है यार, क्या है। आ जाओ, इसको समझते हैं हम लोग। आ जाओ, ये बॉल है, दिख गई क्या बॉल? बॉल दिख रही है क्या? ये बॉल है, चलो उसको रेड कलर से बनाते हैं यार, रेड कलर से बना देते हैं बॉल। क्रिकेट कौन सा मैच है, टेस्ट मैच है ना ये, तो रेड कलर की बॉल बनानी पड़ेगी। दिख गई रेड कलर की, ठीक है। अब ये रेड कलर की बॉल जब आ रही होगी, बताओ खिलाड़ी बताओ, क्रिकेटर बताओ, बैट्समैन बताओ, बैट्समैन, अरे बैट्समैन बताओ किसने छक्का मारा होगा? कल है क्या जिंकर आने, टीम में है क्या कल? टीम में है ना कल ये, तो केन विलियमसन को आउट कराते हैं यार, ये कल जीतना है इंडिया को। तो केन विलियमसन ने दोस्तों बॉल मारी, बॉल गई हवा में। बॉल जब ये आ रही थी इनके पास में, इन खिलाड़ी के पास में, तो उस की स्पीड क्या माने अपन, उसकी कुछ मान लेते हैं यार सर, कुछ आ रहा होगा कुछ वेग से, क्या मानूं बताओ, कुछ भी मान लो, समझना है हमको, हमको क्या पता एग्जैक्ट किससे आ रहा होगा। मैं मान लेता हूं दोस्तों 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ये बॉल आ रही थी, है ना। थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 40 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही थी, ठीक है दोस्तों। जब ये बॉल इनके हाथों में समा जाएगी, जब ये बॉल इन खिलाड़ी के हाथ में समा जाएगी, तब उसका वेग कितना हो जाएगा पहले बच्चों बताओ। अरे यार कैच कर लिया, अब तो बॉल रुक गई, हाथ में रुक गई, अब इसका वेग 0 हो जाएगा सर। अब यहां पर वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए क्या, समझ गए? तो आपको न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बताया कि जो फोर्स होता है, फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही तो बताया, संवेग में परिवर्तन की दर के, यानी संवेग में परिवर्तन बट्टे समय। क्लियर दोस्तों? बॉल कितने के माने, मान लेते हैं 1 किलोग्राम की बॉल है, तो पहले संवेग कितना था, द्रव्यमान गुना वेग कर लो। द्रव्यमान आपने माना 1 किलोग्राम, वेग आपने माना 40। सर पहले इतना संवेग था 40, जब हाथ में समा जाएगा वेग हो जाएगा 0, तो संवेग में कितना हो जाएगा, 0। तो आपको संवेग में परिवर्तन कितने का लाना है, 40 का लाना है। संवेग में परिवर्तन कितने का लाना है आपको, 40 का लाना है। अब ये आपके ऊपर है कितने समय में लाते हो। अगर आप लोग हाथ को ऐसे रख लोगे तो कम समय में हो जाएगा, हाथ को थोड़ा नीचे रखोगे तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, समय ज्यादा मिल जाएगा। तो अगर आप लोग टाइम ज्यादा लगाओगे तो लगने वाला फोर्स कम होगा क्या, लगने वाला फोर्स कम होगा क्या, बताओ। तो जितना मैं नीचे करूंगा मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और यानी मेरे द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा वो कम होगा, जिससे मेरे हाथ में चोट आने के चांसेस कम रहेंगे। बात क्लियर है क्या? अरे समझ गए क्या? तो यही कारण है कि जब भी कोई खिलाड़ी कैच करता है तो हाथ थोड़े से अपने नीचे लेता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। इसका भी बता थोड़ा सा। तो अगर ये कोई भी एथलीट भागते भागते मतलब वहीं पर रुक जाएंगे तो उनका मोमेंटम वहीं पर मतलब जो मोमेंटम में जो चेंज होना था उसके लिए समय कम मिलेगा। थोड़ा और भागेंगे, थोड़ी देर बाद में आपका चेंज होगा तो समय एक्स्ट्रा मिलेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। चलिए और कुछ एप्लीकेशन बताता हूं। जैसे आप लोग के ट्रेन में जो बफर होता है ना, इसके पीछे भी आप लोग का सेकंड लॉ होता है ना, जो शॉक वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाए जाते हैं। ये आप लोगों के दोस्तों जो प्लेट्स होती है ना, प्लेट्स के ऊपर जो ये कागज होते हैं आप लोग के, है ना, कागज से ये रैप करा जाता है ना, ये चीनी मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं उनको दोस्तों कागज में लपेटा जाता है ना, इसके पीछे भी आप लोग का दोस्तों क्या है, सेकंड लॉ है। क्लियर? चलो आ जाओ। अब बात करते हैं सर फोर्स के बारे में। कुछ और बताना चाहोगे क्या? फोर्स के बारे में जो चीजें थी मैंने बता दिया, बच्चों वाली चीज जाननी है तो लिखो। फोर्स क्या होता है? किसी भी ऐसे एक्शन को आप लोग बल बोलोगे। जैसे ये वस्तु थी, मैंने इस पे कुछ लगाया, झन ऐसे लगाया, मूव कर रहा है ये। तो किसी भी आपके एफर्ट को, आपका कोई भी एफर्ट को आपके किसी भी प्रयास को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। आप लोग बोलोगे सर मैं एफर्ट कर रहा हूं अपने सिलेक्शन में, लेकिन मैं तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा। तो दोस्तों उस एफर्ट को फोर्स बोल सकते हो कब? जब वो एफर्ट या तो किसी को पुल कर रहा हो, किसी को खींच रहा हो, या वो किसी को पुश कर रहा हो, धक्का दे रहा हो। अब तो समझ गए।
क्लियर। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने लगाया, मैं इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, या फुटबॉल को मैंने किक मारी, फुटबॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं मैं इसको। यहां पर आप लोग देखिए, ये जो बच्चे हैं ये पुल कर रहे हैं तो ये भी फोर्स लगा रहे हैं, ये भी पुल कर रहे हैं तो ये भी फोर्स लगा रहे हैं। आप लोग देखते हो कोई भी दो चुंबक के अगर सेम पोल एक साथ में आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं ना, पुश करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का फोर्स है। आप लोग जब इसको ऐसे खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तो ये भी एक प्रकार का फोर्स है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए सर फोर्स के बारे में क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। आप लोग दोस्तों पुश कर रहे हो किसी बॉडी पे या किसी को पुल कर रहे हो, दैट इज द फोर्स। फोर्स कुछ भी नहीं है, किसी भी बॉडी पे लगाया गया पुश या किसी भी बॉडी पे लगाया गया पुल क्या होगा, आपका फोर्स होगा। क्या दोस्तों चीजें समझ में आई क्या? ये पुश का मतलब होता है धक्का, पुल का मतलब होता है खींचना। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलिए सर एक चीज मुझे और बताइए, क्या आपकी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? दोस्तों फोर्स में मैंने आपको बताया था, फोर्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला, आपने मेरे को बोला कि सर मैं आप पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं। अब आप 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगाओगे तो इसका मतलब मैं इधर गिरूंगा, 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगाओगे तो मैं इधर गिरूंगा, ऊपर से लगाओगे तो दोस्तों आप मुझे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब तक मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे क्लियर क्या होगा कि मतलब ऑब्वियसली सब अलग अलग है, उसका इफेक्ट अलग होगा, इसका इफेक्ट अलग होगा। तो फोर्स में आपको डायरेक्शन भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि है। समझ गए क्या? या भी नहीं समझे? समझ गए? चलो आ जाओ। आप लोगों को ये सभी चीजें मैं बता चुका हूं। फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहां पर एक नई चीजें समझ लो, मैंने आपको बोला था ना जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे फिजिक्स आपको सब चीजें समझ में आती जाएगी। फोर्स के बारे में अभी हमने देखा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है सर किलोग्राम। और त्वरण का क्या होता है? अरे बताओ त्वरण का? अच्छा त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो इस किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे फोर्स की ऐसा यूनिट बताओ तो आप लोग इतना बड़ा नहीं बोल के किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिंपल से बोल देंगे न्यूटन होती है। क्लियर? कैसा मात्रक है दोस्तों? कैसा मात्रक है ये? ऐसा ही मात्रक। अगर मैं पूछता चलो सीजीएस पद्धति में बताओ, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक कैसे निकालते हैं? सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापते हैं? ग्राम में, ग्राम में, ग्राम में, ग्राम में। सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। समय को सेकंड में। तो ये आपका सीजीएस मात्रक हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। और इसी को दोस्तों एक नाम और देना पड़ेगा, इतना बड़ा अच्छा लगेगा कि बोलते हुए इसको नाम दे दिया डाइन। इसको नाम दे दिया डाइन। इस बार के ग्रुप डी 2018 का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था न्यूटन और डाइन में रिलेशन बताइए। तो आइए रिलेशन बताता है, आ जाओ रिलेशन बताता है। कहां पर बताया रिलेशन? इधर बताता है, रिलेशन इधर बता देता है, टेंशन मत लो। तो मैं लिख दिया, इधर लिख सकता हूं क्या मैं? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या मैं न्यूटन बोल सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दोस्तों किलोग्राम में क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तो मैं लिख दूं क्या? किलो का मतलब हो गया 10 की पावर 3 ग्राम। मीटर का मतलब होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं लिख दूं क्या? 100 सेंटीमीटर। 100 की जगह मैं 10 की घात 2 लिख दूं क्या? लिख दो सर। क्लियर? आप मुझे बताओ देख के, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? डाइन होता है। तो आपको पता पड़ गया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन। तो अगर आपसे पूछे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, सिंपल याद रखो ये होता है। ठीक है, चले आगे। क्या बात है यार दोस्तों, आप भी मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहां पर देखो मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट सीरियस है, इसलिए मैं तुम्हें यार कंटेंट दे पाता हूं। मैं जब मुझे लगा ना कि बच्चे सीरियस वाले नहीं है यार, ये बच्चे मजाक करने वाले हैं, कोई बात नहीं, 2-4 कमेंट में आते हैं इधर की, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को कंटेंट भी ऐसा मिलेगा, आप लोग बोल नहीं सकते सर मैंने रेलवे का ऐसा देखा था मैंने फिजिक्स, वो वहां पर आपसे अच्छी स्लाइड थी। नहीं मिलेगी,
मिल सकती है, हो सकता है मेरी मेहनत टाइम के साथ में कम हो जाए, बट जब तक आपका जज्बा रहेगा मतलब मैं श्योर हूं कि हाँ मतलब मैं अच्छा कर पाऊंगा मैं, है ना। तो आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी कंटेंट वगैरह की टेंशन भूल जाइए, एमसीक्यू भूल जाइए, कहां से करूं कहां से नहीं सब मैं करवा रहा हूं आपको। चलो आ जाओ सर, कुछ कॉन्सेप्ट बताओ ना फोर्स से रिलेटेड, फिर थर्ड लॉ पे चलेंगे, टेंशन मत लो। कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं यार। ये थ्रस्ट क्या होता है सर, ये टॉर्क सुना है मैंने, बहुत कंफ्यूज करता है सर। ये ड्रैग भी बहुत कंफ्यूज करता है, कई बार देख लिया मैंने। ये थ्रस्ट क्या है दोस्तों, सही बताऊं थ्रस्ट का मतलब क्या है? थ्रस्ट का मतलब धक्का, धक्का मतलब ये एक प्रकार का कुछ भी नहीं है, फोर्स ही है यार, एक प्रकार का फोर्स ही है। तो इसको एक अलग से नाम क्यों दिया गया थ्रस्ट, किसको बोलेंगे? इधर आओ, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। ये रॉकेट है, रॉकेट से क्या निकलती है? जो भी बर्न्ड गैसेस होती है ना, अरे जो भी ईंधन जल रहा है, फ्यूल जो बर्न हो रहा है, वो बाहर तो निकलेगा ना, उससे उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बाहर तो निकलेगी ना, गैसेस बाहर तो निकलेगी ना। तो गैसेस क्या करती है? एयर पे फोर्स लगाती है। और जब हम लोग अभी एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी समझो, एक लॉ होता है एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थोड़ी देर में समझने वाला है। तो दोस्तों ये गैस क्या करती है? एयर पे फोर्स लगाती है, और एयर इतना ही फोर्स इस पे लगाती है ऊपर की ओर। भाई ये फोर्स लगा रही है एयर पे, एयर लगा रही है इस पे, तो दोस्तों इसकी गति बढ़ जाएगी क्या? इसको ऊपर की ओर क्या मिलता है? थ्रस्ट मिलता है, धक्का मिलता है। तो इसको बोलते हैं थ्रस्ट, और कुछ भी नहीं है थ्रस्ट, और कुछ भी नहीं है थ्रस्ट। सर ये टॉर्क क्या होता है? ये भी बहुत कंफ्यूज करता है मुझे, आ जाओ समझाता हूं मैं आपको। ये मान लो ये एक कोई सिलेंड्रिकल रॉड है, ये है ना, ये सिलेंड्रिकल रॉड है, ऐसे मान लो। अरे ठीक है क्या, ये सिलेंड्रिकल रॉड है एक, मैंने अगर इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो ये उधर जाएगा, ऐसे लगाया तो इधर जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? मैं कुछ ऐसे कर रहा हूं, इसको ऐसे कर रहा हूं, दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क। तो टॉर्क क्या है दोस्तों? ये एक फोर्स का इफेक्ट है। मैं देखो जरा डिटेल में बात नहीं करूंगा टॉर्क की। अगर आपको किसी को लगता है कि सर नहीं आप टॉर्क के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे या मोमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप गेट आईएएस के लेक्चर देख लो ना, बहुत डिटेल में टॉर्क ट्विस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा वो है, मतलब टेंशन होता है। तो अभी आप आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के है ना, मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे, है ना दोस्तों टॉर्क के बारे में। तो बस इतना सा बात ध्यान रखो, टॉर्क एक तरह से आप बोल सकते हो फोर्स का एक इफेक्ट है जो किसी वस्तु को सर रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं ना, घूर्णन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप लोग दोस्तों किसी पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो वो लीनियर मोशन करेगा ना, तो अगर इस प्रकार से कुछ फोर्स लगाओगे तो सर वो घूर्णन करवाने में मदद करता है ना। टॉर्क एक बेसिकली सर इफेक्ट है, ठीक है सर। मैं आपकी एनटीपीसी की साइंस लिस्ट से पढ़ रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सेम सिलेबस है ना? ओके जी बिल्कुल पढ़ लो, बट यहां पर मैं देखो अभी जो नई सीरीज चल रही है उसमें नया कंटेंट दे रहा हूं, ये वाला कंटेंट मैंने पहले कभी भी नहीं दिया। हो सकता है 2 महीने बाद में जब एग्जाम की डेट आए मैं वापस जब स्टार्ट करूं वहां पर कुछ और नया मिले। हमेशा मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्लास में आ रहा हूं तो यार ये चीज तो मैं पहले भी पढ़ लिया, मैं जानता था, हमेशा अलग मिलेगा। अब आप देखो मैंने मोशन है ना 7-8 दिन पहले ही पढ़ाया था, अब वो वाला मोशन उठा के देखो, ये वाला मोशन उठा के देखो, रात दिन में डिफरेंस दिखेगा आपको, है ना। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सर वही चीज करा दी आपने। इधर देखो ड्रैग, ये ड्रैग क्या होता है दोस्तों? ड्रैग रिलेटेड होता है हवा से, ड्रैग रिलेटेड होता है हवा से। जैसे आप लोगों को पता है कोई भी गाड़ी जब चलती है, एक चीज मुझे बताओ, कभी हवा चल रही है बहुत तेज, आप हवा चल रही है ऐसे, आप गाड़ी चला रहे हो ऐसे, तो गाड़ी की उतनी स्पीड नहीं आ पाती है, क्लियर है क्या? तो ड्रैग बेसिकली क्या है दोस्तों? हवा की वजह से लगने वाला फोर्स है दोस्तों, हवा की वजह से लगने वाला फोर्स है, हवा की वजह से, ठीक है। और दोस्तों हवा की वजह से फोर्स लगेगा तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों? कम होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी टाइम बाकी है ना, हाँ तो 5-7 मिनट में ही हो जाएगा दोस्तों। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? इसका दूसरा नाम क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ। यहां पर एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? एक्शन और रिएक्शन का मतलब है, यहां पर एक्शन का मतलब है यहां पर फोर्स। आप लोग कुछ एक्शन कर रहे हो मतलब आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, आप कुछ फोर्स लगा रहे हो। और फिर सर रिएक्शन का मतलब क्या है? तो मैंने अगर इस बोर्ड पे फोर्स लगाया तो ये बोर्ड है ना मेरे पे फोर्स लगाएगा, इसको मैं बोलूंगा रिएक्शन। सर कहां पर लगाया? मेरे को दिख ही नहीं रहा, आप लगा रहे हो, आपका तो दिख रहा है मेरे को, बट इस बोर्ड का नहीं दिख रहा। दिखाऊं क्या मैं बोर्ड कैसे फोर्स लगा रहा है मेरे पे? एक काम करना, आपके घर में जो दीवार है ना उस पे आप लोग ऐसे पुश करना, दीवार को पुश करना,
हल्का सा हाथ लगाना, आपको कोई दर्द नहीं होगा। आप और दम लगाओगे और दर्द होगा आपके, और दम लगाओगे और दर्द होगा, क्योंकि जितना फोर्स आप लोग दोस्तों इस वॉल पे लगा रहे हो, वॉल भी उतना ही फोर्स आप पे लगा रही है, इसी वजह से दर्द हो रहा है आपको। ठीक है, तो आइए न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि ये आप लोगों का, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उतना ही फोर्स आप पे लगेगा। और समझाओ सर। जैसे जैसे क्या है, ये एक आप कभी कहीं पर गए, कैफे में गए, वहां पर सुंदर सी दीवार थी, या फोटो तो खिंचवाओगे भाई, मेरी फोटो खींचना ऐसे। तो आपका जो शोल्डर होगा इस वॉल के कांटेक्ट में आएगा, तो आपका जो शोल्डर होगा, कंधा होगा, वो इस पे फोर्स लगा रहा होगा ना, उतना ही फोर्स दोस्तों ये वॉल आप पे लगा रही है। अगर आप और घुसोगे दीवार में तो दीवार के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा आपके शोल्डर पे और ज्यादा होगा। तो दैट इज जस्ट सिंपल एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, अगर दोस्तों ध्यान रखो, ये हाथ से अगर इस पे फोर्स लगा रहा है तो उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है दोस्तों, एक बहुत खतरनाक बात बता दूं क्या मैं, खतरनाक बात बता दूं क्या, बहुत खतरनाक 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 खतरनाक। सर बता दो, यहां पर लिखी हुई बहुत खतरनाक लाइन, न्यूटन्स थर्ड लॉ सिग्निफाइज दैट फोर्स इन नेचर आर ऑलवेज इन पेयर्स। क्या खतरनाक बात बोल दी यार। न्यूटन ने बोला है कि जो फोर्स लगते हैं ना, हमेशा पेयर में लगते हैं, जोड़े में लगते हैं। कभी भी आपको सिंगल फोर्स दिख ही नहीं सकता। कैसे नहीं दिख सकता सर, बहुत सारे हैं। मुझे कोई एक फोर्स बता दो आप कि सर ये सिंगल है, ये पेयर में नहीं आ रहा। मेरे को जो बचपन में लगता था, मैं आपको बता देता हूं, फिर मैंने आगे चल के उसको क्लियर करा, हाँ यार ये चीज गलत है। ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है ना, न्यूटन जी ने बोला कि हमेशा जो फोर्स होंगे ना पेयर में आएंगे, जोड़े में आएंगे, कभी आप इकलौता फोर्स देख ही नहीं सकते। मेरे मन में क्वेश्चन आया, मैं अपने आप को बहुत वो समझने लग गया, और यार मैंने न्यूटन सर की बात गलत सिद्ध कर दी। ये 4 किलोग्राम का द्रव्यमान है। मैंने बोला हर वस्तु का कोई ना कोई वेट होता है, भार होता है, भार एक प्रकार का फोर्स ही तो होता है जो नीचे की ओर लगता है। मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो मान लो इसका नीचे की ओर भार लग रहा है 30 न्यूटन। मैंने बोला देखो इकलौता फोर्स, इकलौता फोर्स है, कोई है ही नहीं। न्यूटन जी ने बोला था आपके फोर्स हमेशा जोड़े में आएंगे। अब इस बात को मैं गलत प्रूफ करूंगा कब, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, तो बेसिकली अभी बताता हूं, आपके मन में जरा वो नहीं रखता। ये क्या है जो फोर्स लग रहा है ना, जो वेट लग रहा है, वेट कुछ भी नहीं है, पृथ्वी इसको आकर्षित कर रही है अपनी तरफ। तो दोस्तों कोई भी दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो अगर पृथ्वी इसको आकर्षित कर रही है तो यह द्रव्यमान भी पृथ्वी को आकर्षित कर रहा होगा। बट पृथ्वी ऊपर चल के नहीं आ रही, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है, ये खिंच जाता है। ठीक है, चलो तो इसके कुछ एग्जांपल बताते हैं दोस्तों। ये पीछे अगर वही वाली, अगर पीछे गैस निकलेगी तो इस पे आगे की ओर फोर्स मिलेगा। ठीक है, आप लोग अगर कभी कोई फायरिंग करते हो तो बंदूक पीछे की ओर आती है ना, ये भी किसकी वजह से होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ की वजह से होता है ना। अगर आप लोग देखते हो फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन बूट, आप लोग जब दोस्तों यहां से किनारे पे आते हो तो आपके जो पैर है बोट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोस्तों बोट भी आपके पैर पे फोर्स लगाएगा। इधर आप लोग देखिए, इधर देखिए, यहां पर आप लोग पानी पे फोर्स लगा रहे हो, पानी को पीछे धकेल रहे हो, तो पानी भी उतना ही फोर्स आप पे लगा रहा है, वो आपको आगे धकेल रहा है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे मान लो मैंने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया इधर, तो बोर्ड उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन वो इधर लगाएगा। मेरी डायरेक्शन इधर थी, बोर्ड के द्वारा लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन इधर थी। सिमिलरली ये व्यक्ति पानी पे फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो पानी इतना ही फोर्स इधर लगाएगा, जिसकी वजह से बोट आगे जाएगी। ठीक है क्या, तो ये सब आप लोग के एक्शन रिएक्शन लॉ की वजह से ही है। ठीक है दोस्तों, कुछ और बता दूं कि एग्जाम्पल बताओ, अरे कुछ और एग्जाम्पल बता दूं कि टाइम बचा है, चलो देख लो। इधर देखो, इधर आओ, कुछ और एग्जांपल देखो, इधर देखो। ये मैंने भी आपको बताया था रॉकेट के बारे में दोस्तों। जो भी यहां से हॉट गैसेस निकलेगी ना, गर्म गैसेस, ये एयर पे फोर्स लगाएगी, और एयर इतना ही फोर्स इन पे ऊपर की ओर लगाएगी। तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ हो गया ना दोस्तों। जो लॉन में स्प्रे लगा होता है ना, जो घूमता रहता है, पानी घूमता रहता है, आपको ध्यान हो तो, वो भी एक्शन रिएक्शन लॉ की वजह से होता है। यहां पर आप लोग देखो, यहां से जो हॉट गैसेस निकलेगी वो एयर पे फोर्स लगाएगी, एयर इतना ही फोर्स इस पे लगाएगी, जिसकी वजह से ही आगे मोशन कर पाएंगे। ये अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो सारे आप लोग के न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। तो कैसी लगी क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। बहुत 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 बेहतरीन ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। मतलब आपको जितना ही सिंपल लगता है ना, उतना सिंपल होता नहीं है।
या फिर आप लोग बोल रहे हो कि सर मैंने तो पढ़ लिया, मेरे को तो सिंपल लगा, बट आप एक्चुअली में इसको फील नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये आप लोगों का, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है ये पढ़ाने में मेरे को, है ना। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आगे यूज होता है। पूरी फिजिक्स मान लीजिए ये 1-2 चैप्टर पे टिकी हुई है। अगर आप लोगों को मोशन, देखो अगर आपको मोशन वगैरह समझ में नहीं आया ना, तो आप लोग दोस्तों करंट वगैरह समझ ही नहीं सकते, क्योंकि करंट में मैं बात करूंगा कि चार्ज फ्लो कर रहा है, इसकी रेट को, तो जब आपको यही नहीं पता गति क्या होता है, तो आप लोग कैसे समझोगे इलेक्ट्रिक करंट? समझ रहे हो? आप लोग का जो अगला चैप्टर होगा ग्रेविटेशन, वो समझ में नहीं आएगा, वर्क एनर्जी पावर नहीं समझ में आएगा। तो ये जो आपके चैप्टर अभी हम लोगों ने करे हैं 2 दिन में, बिल्कुल फिजिक्स की दोस्तों नींव है, बेस है। जिनके ये चैप्टर स्ट्रांग हो गए, मतलब उनकी फिजिक्स स्ट्रांग हो गई, ये मान के चलो आप। तो चलिए, आपको पता है आपके लिए दोपहर 2 बजे मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूं। इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे कल दोपहर बजे। लिंक कहां है सर? लिंक आपके लाइव चैट में देख लेना। और भी कुछ क्लास होती है कि आपने तो लिखा हुआ है एमसीक्यू की बाहर, तो एक ही क्लास, अरे 2 क्लास है दोस्तों, 1 बजे भी है। इस सीरीज का नाम ही लेट्स क्रैक साइंस है। साइंस को क्रैक कर दोगे, सारे मिक्स क्वेश्चन करते हैं, मजे आ जाएंगे एक एक क्वेश्चन में। सर रैंक भी मिलेगी क्या मुझे? बिल्कुल, आपको आपके रैंक भी मिलेगी। हजारों बच्चों में आपको आपकी रैंक जांच करने का मौका मिलेगा, और इतनी शानदार आप लोगों का दोस्तों वहां पर क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, गोल सेलेक्ट करो, एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेस में आओ दोस्तों, मेरा नाम सर्च करो, मुझे फॉलो कर लो। यहाँ पर स्पेशल क्लास में आपको क्लास मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, पहले आप लोगों से कोड पूछता है, कोड नीरज 11 लगा दो दोस्तों, हर जगह जहां पूछे नीरज 11 लगा दो, ठीक है? जहां पूछे नीरज 11 लगा दो, बस वहां मत लगाना पुलिस वाला है कि यार यहाँ पर कोई एक चोर रहता है कि सर नीरज 11, वहां पर लगा के अनअकैडमी पे कहीं पर भी लगा दो नीरज 11। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, जिसको और दोस्तों डिटेल से साइंस पढ़नी है, मेरा एक फाउंडेशन बैच और है, आप लोग जुड़ सकते हो। केवल साइंस के लिए नहीं यार, आप लोगों को पता है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी एग्जाम की, एसएससी की या रेलवे की, तो केवल साइंस आप लोग के नहीं आती, बाकी चीजें भी आती है, मैथ्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और जब तक सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप दोस्तों अनअकैडमी पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट मिलते हैं यार, सारे सब्जेक्ट, और आप लोगों को हर सब्जेक्ट की बेस्ट फैकल्टी वहां पर अवेलेबल है, और एक नहीं 10-10 है, जिससे समझ में आता है। जैसे मान लो आपको पॉलिटी इन टीचर से समझ में आती तो उनसे पढ़ लो, हिस्ट्री उनसे समझ में आती तो उनसे, सब आप लोगों के पास में इतने ऑप्शन, आप जुड़ के तो देखो, शानदार पीडीएफ मिलती है हर क्लास की, नोट्स करने की भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सभी टीचर्स की क्लास मिलेगी। जितने भी टीचर आप लोगों के हैं अवेलेबल अनअकैडमी पे दोस्तों, 70 से ज्यादा टीचर है, टॉप टीचर, सबके कोर्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है? अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी भी बार देखो, कोई नहीं है सर एक ही बार देख सकते हो, 2 बार ही देख सकते हो। प्यारे दोस्तों, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, हिंदी और अंग्रेजी की समस्या भूल जाओ, पहले बोल रहा हूं। जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं ना, कि सर जो 1.5 साल पहले कोर्स हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को वो लेना है, वो आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे। जो पहले हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो अपकमिंग होंगे ना, जैसे आपके पास में 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, तो अगले दोस्तों मार्च में, जुलाई में, अगस्त में जो आप लोग के कोर्स आएंगे वो भी देख सकते हो। इतनी सारी फैसिलिटी है, आपको वीकली यहां पर टेस्ट मिलते हैं। तो क्या करना होगा, कुछ मत करो, सीधे आ जाओ इस पे, एसएससी एग्जाम्स पे गेट सब्सक्रिप्शन कर लो। बट सर मैं तो बैंक की भी तैयारी कर रहा हूं, रेलवे की भी कर रहा हूं दोस्तों, हमारे पास में कॉम्बो का भी ऑफर है, कॉम्बो का भी आप लोग के पास में ऑप्शन है। तो गेट सब्सक्रिप्शन करो, वहां पर आपके पास में आ जाएगा कॉम्बो का, यहां पर प्राइस आ जाएगी, कोड लगाओ नीरज 11, डिस्काउंट पाओ, डिस्काउंट आ जाएगा आप लोग के यहां पर। और अभी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे दोस्तों, 1 साल पे 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 साल का लोगे तो प्राइस भी कम मिलेगी, 4 महीने का भी एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप लोगों को कॉम्बो चाहिए एसएससी बैंक का दोस्तों, पुरानी प्राइस ये है, नई प्राइस ये लगा लेना, नई प्राइस अभी ये है ना, कम हो रखी है प्राइस, पुरानी प्राइस ये है, नई प्राइस ये है। कोड यूज करना ना भूलिएगा, नीरज 11। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, प्राइस है, कभी भी हो सकता है, तो आप लोग दोस्तों सब्सक्रिप्शन तो मस्ट, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। पीडीएफ कहां मिलेगा दोस्तों? क्लास खत्म होने के बाद में चैट्स में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। थैंक यू सो मच।